गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय विखंडन ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय विखंडन कल जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि विखंडन क्यों होता है, चाहे विखंडन कहो चाहे संलयन कहो, सबका एक ही मोटो होता है कि नाभिक को किस प्रकार से स्थायी किया जाए। ठीक है, यानी जितनी भी प्रकृति में प्रक्रियाएं होती है सारी की सारी किसके लिए होती है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए होती है। और उसी प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन और संलयन है वो होता है। लास्ट क्लास में हमने अल्फा कणों का जो उत्सर्जन है वो पढ़ा था। हमने पढ़ा था Z(X)(Y) एक अभिक्रिया होती है तो इसमें Z-2 Y ZXA, और इसको हमने कहा था Z-2Y A-4 प्लस 2He4 प्लस Q। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, विखंडन ऊर्जा के बारे में, कि विखंडन ऊर्जा कितनी होती है। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा चाहिए अपने को, Q का मान है वो ज्ञात करना है, और इस Q का मान ज्ञात करने का कार्य है वो हम करने वाले हैं। तो ZXA Z-2Y A-4 2He4 ये होता है। ठीक है, Q का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें इसका निश्चित कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कितना है, mx है। यहाँ पर इसका भी मान द्रव्यमान होगा, my होगा, इसका मान m अल्फा होगा, और ये तो अपने पास Q है। ठीक है, तो हम आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो इसमें काम में लेंगे। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, ध्यान में है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, E बराबर mc²। ठीक, और हम कहते हैं कि यहाँ पर कितना है, तो द्रव्यमान परिवर्तन है कुछ न कुछ निश्चित रूप से, क्योंकि कण की जो ऊर्जा होती है वो किसके द्वारा डिनोट होती है, यानी डेल m, मतलब कि कुछ न कुछ इस द्रव्यमान में क्षति होती है, और वो द्रव्यमान क्षति किस में कन्वर्ट होती है, इस Q के अंदर कन्वर्ट होती है। इसका मान अपने को ज्ञात करना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, E बराबर और क्या ज्ञात कर सकता हूँ, डेल mc² और डेल m, तो डेल m का मान क्या हो जाएगा, mx माइनस my माइनस का m अल्फा। इस प्रकार से मान है वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, डेल mc² लिख सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। तो Q बराबर डेल mc², या मैं कह सकता हूँ mx माइनस my माइनस m अल्फा इंटू c²। इस प्रकार से इसका पद है वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार नाभिकीय क्षय से जब विभिन्न कण उत्सर्जित होते हैं तो ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, विखंडन ऊर्जा। अब ये विखंडन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो हम इस विखंडन ऊर्जा के बारे में कुछ तथ्य हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उत्पाद की गतिज ऊर्जा और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो Q बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, उत्पाद की गतिज ऊर्जा, उत्पाद क्या है यहाँ पर, Y। ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², तो mv², तो चलो ये लिख लिया मैंने। और एक अब उत्पाद क्या है, Y है, तो my/vy प्लस 1/2 mv², और ये क्या है, अल्फा, तो m अल्फा v अल्फा²। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अच्छा, vy का मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा इसमें, तो ये हमने इसमें एक बात कह दी, समीकरण नंबर इसको क्या कह दिया, एक हाइपोथेसिस काम में ली, और ये एक समीकरण हमने इसके बारे में बता दिया। अब हम संवेग संरक्षण का नियम काम में लेते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है
कि टक्कर से पूर्व या और टक्कर के पश्चात कणों का संवेग क्या होता है, समान होता है। तो टक्कर से पूर्व यानी पहले क्या है, एक ही कण है यानी विरामावस्था में कोई गति उसमें नहीं है। तो पहले तो कितना था संवेग, इसका द्रव्यमान तो निश्चित कुछ है, संवेग क्या था, 0 था। तो बाद में भी संवेग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बाद में संवेग 0 होना चाहिए। तो बाद में संवेग क्या है आपके पास में, कितने कण हैं बाद में, तो 2 प्रकार के कण हैं। एक हमारे पास में जो कण है वो अल्फा है और एक है वाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि एम अल्फा वी अल्फा प्लस एम वाई वी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 होना चाहिए। अच्छा, मुझे किसका मान चाहिए, एम वाई का मान चाहिए। तो एम वाई इसमें से ज्ञात कर सकता हूँ, एम वाई बराबर माइनस का एम अल्फा बाई वी वाई, ये मान यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो ये मान मैं यहाँ इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर दूँ। ठीक है, अभिक्रिया ये ध्यान में है ही अपने को, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो मान इसका पुटअप कर देते हैं अपन, वी वाई का, वी वाई का भी कर सकते हैं और एम वाई का वो भी कर सकते हैं। तो वी वाई का मान मैं पुटअप करता हूँ यहाँ से, है ना, वी वाई बराबर एम वाई। ठीक है, तो वी वाई का ये मान यहाँ पर पुट कर दूँ मैं, तो क्यू का मान क्या आ गया मेरे पास में, क्यू बराबर एम 1/2 एम वाई इंटू वी वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम अल्फा वी अल्फा बाई एम वाई का स्क्वायर। अब माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस। तो एम अल्फा वी अल्फा बाई एम वाई का स्क्वायर प्लस 1/2 एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये मान कितना हो जाएगा, 1/2 एम वाई से एम वाई कैंसिल, एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर बाई एम वाई, एक कैंसिल हो जाएगा, एक एम वाई बच जाएगा, प्लस 1/2 एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। इसमें से क्या अपन कॉमन ले सकते हैं, किस प्रकार से इसको रख सकते हैं अपन, सॉल्व कर लें इसको। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा पद कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या बच जाएगा अपने पास में, 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ तो देखो क्या बच गया, एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर मान क्या आया, एम अल्फा बाई एम वाई प्लस यहाँ क्या बच गया, 1। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसका कितना मान रहेगा, तो चाहे तो इसका लघुत्तम ले लीजिए। अच्छा, ये जो पद है ये किसको व्यक्त करता है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये किसका मान है, ई अल्फा यानी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, ई अल्फा बराबर 1/2 एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। तो ये मान किसका आ गया, ई अल्फा। तो ई अल्फा और इसको लघुत्तम लेकर आप कर सकते हैं। तो ये मान क्या रह गया मेरे पास में, लघुत्तम जब मैं इसका लूँ तो मान क्या आ जाएगा, एम अल्फा प्लस एम वाई बाई एम वाई, ये मान आ गया। अब इसको और सॉल्व करें, क्यू बराबर ई अल्फा, ये मान आ ही गया। ई अल्फा का मान रख सकते हैं क्या, ई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एम वाई, क्यू इंटू एम वाई बटे एम अल्फा प्लस एम वाई। इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये हमारे पास में किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। अच्छा, एम वाई की वैल्यू क्या है और एम अल्फा और एम वाई की वैल्यू क्या है। तो देखो हमारे पास जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके अंदर हमने क्या कहा था, एक्स वाई अल्फा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या थी, तो एक्स के लिए हम कहते थे जेड एक्स ए। ठीक है, और वाई के लिए जेड -2 इंटू ए -4
और इसके लिए अल्फ़ा क्या है 2He4, यानी लगभग अपन ने क्या किया था, बैलेंस किया था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर my का मान कितना ले सकते हैं अपन काम में, my मतलब a-4 काम में ले सकते हैं इसका, और m अल्फ़ा प्लस my, तो a-4 प्लस 4 कितना हो गया a। ठीक है, यानी कुल द्रव्यमान पहले का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, q गुणा a-4 बटे a, m अल्फ़ा प्लस my, तो इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास क्या मान आ गया, E अल्फ़ा बराबर q गुणा a-4 बटे a। ये हमारे पास में क्या आ गया, मान है वो आ गया। इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो नाभिक की विखंडन ऊर्जा से हमेशा कम प्राप्त होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है सीधा, सिद्ध कीजिए रेडियो एक्टिव तत्व के अल्फा क्षय में उत्सर्जित अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है वो नाभिक की विखंडन ऊर्जा से कम प्राप्त होती है। तो नाभिक की विखंडन ऊर्जा है क्यों, ये और a-4 और नीचे a का भाग, तो हमेशा ये राशि क्या होगी, क्यों से तो कम ही प्राप्त होगी, क्योंकि ये राशि इससे कम प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो ये हमने इस प्रकार से इसमें नाभिक की विखंडन ऊर्जा है उसके लिए ये बात है वो प्रूव की है। ठीक है, और ये हमने किसके लिए पढ़ लिया, नाभिक की विखंडन ऊर्जा के बारे में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है सीधा, तो अपन इसका मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई पोलोनियम का समस्थानिक है, पोलोनियम 210 एक अस्थायी नाभिक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन है कि पोलोनियम 210 क्या है, एक अस्थायी नाभिक है और यह 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ऊर्जा कितनी दे रखी है, 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण है वो उत्सर्जित करता है। इसका मतलब किसकी वैल्यू दी है, ऊर्जा के अल्फा कण, यानी अल्फा कणों की ऊर्जा ये अपने को दे दी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा कण का द्रव्यमान है वो दे रखा है आपको 4.0026, यानी m अल्फा बराबर 4.0026 AMU। सामान्यतः अपन कितना काम में लेते हैं, m अल्फा 4 काम में लेते हैं, इसने मान दे दिया 4.0026 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये वैल्यू इसने दे दी। अब कह रहा है कि उत्पाद नाभिक की पहचान करो और उसके द्रव्यमान की गणना करो। चलो ठीक है, तो उत्पाद नाभिक है उसकी अपने को पहचान भी ज्ञात करनी है और उसका द्रव्यमान है उसकी भी गणना करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो उत्पाद नाभिक की पहचान, तो पहले तो उत्पाद नाभिक की हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ई अल्फा दे ही रखा है अपने को, ए का वैल्यू अपने को पता है, क्योंकि ए क्या दे रखा है, पोलोनियम 210 का अस्थायी नाभिक, तो ई अल्फा दे रखा है और ए दे रखा है, दो चीज़ अपने को यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो क्यू ज्ञात कर सकते हैं इससे, तो मेरे पास क्यू क्या आ जाएगा इससे, देखो क्यू बराबर ई अल्फा गुणा ए बाई ए माइनस फोर, तो ई अल्फा गुणा ई अल्फा का मान दे रखा है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणा ए, कितना है वैल्यू ए का 210, और 210 माइनस 4 कितना हो गया 206। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू, और ये लगभग कितना आता है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, इसका मान 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका मान आ गया अपने पास में, Q का मान है ये आ गया। अब Q क्या है, तुल्य द्रव्यमान है, तो E बराबर क्या होता है MC स्क्वायर होता है।
तो E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, इसका मतलब एम क्यू है वो अपन याद कर सकते हैं। एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, इसके द्रव्यमान का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उत्पाद नाभिक का परमाणु द्रव्यमान, ये तो पूछा है। तो उत्पाद नाभिक, तो उत्पाद नाभिक क्या है, एम वाई, और उसका मान क्या होगा, एम एक्स माइनस, देखो यही तो था ना आपका, एम एक्स बराबर ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो हमने ये काम में लिया था, एम एक्स एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम अल्फा सी स्क्वायर प्लस क्यू, ये हमने काम में लिया था। अब क्यू की जगह हम क्या काम में ले रहे हैं, एम क्यू काम में हमने ले लिया। तो एम क्यू काम में लेते ये सी स्क्वायर यहाँ से हटा दिया। हमें क्या चाहिए, उत्पाद नाभिक एम वाई। तो एम वाई क्या हो जाएगा, एम वाई बराबर एम एक्स माइनस एम अल्फा और माइनस का एम क्यू। ठीक है, तो एम अल्फा जो है वो दे रखा है, एम क्यू हमने इससे ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, इससे ज्ञात हो जाएगा एम क्यू, क्यू 5.4 भाग लगाएंगे तो ज्ञात हो जाएगा ना। तो एम क्यू ज्ञात हो गया, एम अल्फा ज्ञात हो जाएगा। एम एक्स की वैल्यू वो क्या कितनी ले लेंगे अपन, 210 है वो कैलकुलेट ले लेंगे, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, एम वाई का मान है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा था कि उत्पाद नाभिक की पहचान कीजिए और उसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये हमने किसका ज्ञात कर लिया, परमाणु द्रव्यमान का मान है वो प्राप्त कर लिया। और 210, तो 210 में से इसमें तो 206 हो गए, और यहाँ पर पोलोनियम का जितना है उसमें से 2 कम कर देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इसका उत्पाद नाभिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा। हाँ, कोई न्यूमेरिकल अगर दे दिया जाए तो उसके बारे में भी हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अल्फा कणों की परास क्या होती है। अल्फा कणों की परास कल ये डिफाइन किया था हमने, अल्फा कणों की परास के बारे में कुछ बातचीत हमने की थी। कल कुछ बातें हमने की थी और हमने कहा था कि जब कोई अल्फा कण है, अल्फा कण क्या करते हैं, गैसों को आयनित करते हैं। तो जब अल्फा कण किसी गैस में से गुजरते हैं तो एक निश्चित दूरी तक इसका व्यवहार है वो प्रेक्षित किया गया। और किस प्रकार से आया कि जब ये जाते हैं अल्फा कण, तो ये इस प्रकार से मान है अपने को प्राप्त होता है। यानी अल्फा कण जब उत्सर्जित होते हैं तो उनकी ऊर्जा रहती है, ऊर्जा रहती है तो गैस के अंदर जाते हैं, गैस के अंदर जाते हैं तो गैस के कणों को क्या करते हैं, आयनित करते हैं। एक निश्चित समय बाद में, निश्चित समय बाद में क्या होगा, उनकी ऊर्जा में ह्रास हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब कमी होती है तो फिर क्या होता है, एक बार एकदम से बढ़ता है मान, इसके जो इस आयनित करने का जो मान है वो बढ़ता है, और फिर एकदम से क्या होता है, उसमें कमी आती है। कमी आने के बाद में फिर एक स्थिति आती है जब फिर क्या होता है, ये आयनित करने यानी गैस के आयनों के संपर्क में रहते हैं और फिर ये क्या हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। ठीक है, यानी अल्फा कणों की ऊर्जा का ह्रास है अपन कह सकते हैं, या आयनन है। यानी पहले आयनन होगा और फिर ये, तो ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है, इसकी विचलन की स्थिति है वो कहलाती है। ठीक है ना। अल्फा कणों की परास सीधी क्या है, कैपिटल आर के द्वारा हम डिनोट करते हैं। क्या होती है कि जब कोई अल्फा कण किसी नाभिक से उत्सर्जित होते हैं तो ये अल्फा कण एक निश्चित दूरी तक गैसों को आयनित करते हुए प्रवाहित होते हैं। ठीक है, जितनी दूरी तक वह गैसों को आयनित कर पाते हैं वह दूरी क्या कहलाती है, आपकी अल्फा कणों की परास कहलाती है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक अल्फा कणों की ऊर्जा गैस के परमाणुओं के आयनीकरण ऊर्जा से कम न हो जाए। और कम जब हो जाती है तो उसके बाद में क्या होते हैं, ये गैस के अणुओं को आयनित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये आयनन और ये दूरी के अंदर ये ग्राफ है, आयनन और दूरी, ये क्या कहलाता है, विचरण नहीं, विचरण प्रभाव कहलाता है, विचरण प्रभाव। क्लियर।
अल्फा कणों की क्रास किस किस पर निर्भर करती है, तो ये आपके 3 पर निर्भर करती है। एक तो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पर, दूसरा गैसों के आयनीकरण विभव पर, और तीसरा है गैसों की प्रकृति और भौतिक अवस्था पर। बिल्कुल ठीक है। प्रारंभिक गतिज अल्फा कणों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पर, यानी जितनी ज़्यादा अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा होगी उतने ज़्यादा आयनित कर पाएंगे। दूसरा जो गैस काम में हम ले रहे हैं उसके इसके आयनन विभव के आयनीकरण विभव पर, यानी कुछ गैसें ऐसी होती है, मान लीजिए कुछ गैसें 2.5 वोल्ट पर आयनित हो रही है, कोई ऐसी गैस भी है जो 10 वोल्ट पर आयनित हो रही है, तो इसके लिए तो फिर अल्फा कण को ऊर्जा ज़्यादा चाहिएगी। इसमें अगर किसी अल्फा कण के पास में 8 वोल्ट का मान लीजिए विभव रहता है तो भी वो इसको तो आयनित नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके लिए तो बहुत ज़्यादा भी स्पेस इसके पास इसको मिलता है। ठीक है, तो दूसरा किस पर निर्भर करता है, आपकी गैसों के आयनीकरण विभव पर, और तीसरा मैंने कहा गैसों की प्रकृति पर। तो इस आरेख से हम देख सकते हैं कि कम दूरी के लिए अल्फा कणों द्वारा आयनीकरण वो क्या रहता है, नियत रहता है, और दूरी में वृद्धि होने पर आयनीकरण में भी वृद्धि होती है। कम दूरी के लिए क्या है, जैसे कम दूरी यानी यहाँ तक की ली, तो ये क्या है, आयनन क्या है, इसका नियत है। जैसे जैसे दूरी ज़्यादा लेते हैं तो फिर क्या होता है, एकदम से इसमें वृद्धि होती है पहले, और उसके बाद में फिर क्या होता है, तो फिर इसमें क्या हो जाती है, कमी है वो हो जाती है। आयनीकरण फिर तेजी से कम होता है। न्यूनतम ऊर्जा वाले अल्फा कण अधिकतम दूरी की स्थिति पर गैस के परमाणुओं के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकती है, और ये जो प्रभाव है ये क्या कहलाता है, विचरण प्रभाव। ये देख सकते हैं अपन यहाँ पर कि जो कम अल्फा कण हैं जिनकी ऊर्जा कम है वो गैसों के साथ में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, और ये जो प्रभाव है ये क्या कहलाता है, विचरण प्रभाव। तो ये आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अल्फा कणों की परास से आप क्या समझते हैं, विचरण प्रभाव को समझाइए। तो इस प्रकार से ये सारा कार्य है वो अपने को इसमें करना है। तो इसमें क्या पढ़ा अपन ने, गैसों के आयनीकरण के बारे में। ठीक है, 1.5 नंबर का और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, और वो क्या है, गाइगर नटल का नियम। गाइगर और नटल ने एक नियम दिया था, वो भी हम आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो गाइगर और नटल ने क्या नियम दिया था, गाइगर और नटल ने नियम दिया कि विभिन्न रेडियो सक्रिय तत्वों से उत्सर्जित अल्फा कणों की प्रकाश का अगर मापन किया जाए तो ये प्रेक्षित किया उन्होंने कि रेडियो सक्रिय तत्व के क्षयांक और अल्फा कणों की परास के मध्य एक संबंध होता है, और वो किस प्रकार से होता है, तो उन्होंने कहा ये इस प्रकार से होता है। 3 श्रेणियां उन्होंने व्यक्त की इसके अंदर, यानी उन्होंने पहले रिसर्च की इसके ऊपर, बहुत सारे अल्फा कण, लेमडा क्या है यहाँ पर क्षयांक, कल की क्लास में अपनाया था, एक नियतांक होता है, और आर क्या है, आयनन, जो ये अल्फा कणों की परास अभी अभी मैंने डिफाइन की है। तो परास और इन दोनों के मध्य ये संबंध होता है। अलग अलग तत्वों के लिए उन्होंने देखा तो 3 प्रकार के तत्व हैं, एक यूरेनियम श्रेणी, एक थोरियम श्रेणी, और तीसरी जो उन्होंने देखी एक्टिनियम। जब उन्होंने इसको रिसर्च किया तो उन्होंने देखा, एक रिलेशन उन्होंने दिया, log लैम्डा बराबर a प्लस बी log r। अब यहाँ पर a और b तो क्या है, नियतांक है, लैम्डा क्षयांक है, और r क्या है, अल्फा कणों की परास है। तो अलग अलग तत्वों को उन्होंने क्या किया, यानी अलग अलग तत्व उन्होंने रखे, और अल्फा कणों का जो प्रकीर्ण, अल्फा कणों का अपन क्या कहें, अल्फा कणों को आयनित करके गैस के अंदर से गुजारा, तो एक निश्चित परास में परिवर्तन है वो उन्होंने प्रेक्षित किया। ठीक है, तो कितनी परास उसमें चेंज हुई और क्षयांक में क्या परिवर्तन हुआ, उसके लिए इस प्रकार का एक डायग्राम उन्होंने प्रेक्षित किया। आरेख है वो विभिन्न रेडियो एक्टिव जो तत्वों की श्रेणियों के मध्य संबंध व्यक्त करता है, और इससे हम क्या कह सकते हैं, जिन अल्फा उत्सर्जकों के क्षयांक अधिक होते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों की परास है वो भी क्या होगी, अधिक होगी,
क्योंकि अल्फा कणों की परास है वो उनकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए अधिक क्षयांक वाले रेडियोएक्टिव तत्वों से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। यानी यहाँ से क्या उन्होंने डिफाइन किया कि जिन अलग अलग तत्व रहते हैं तो जिन तत्वों का क्षयांक का मान अधिक रहता है, क्षयांक अगर अधिक होगा, मान लीजिए यहाँ की बात करें तो उसका जो परास है वो मान भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यानी जिस तत्व का क्षयांक अधिक होगा उसकी आयनन परास है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, अल्फा कणों की परास ज़्यादा होगी। इस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया और ये जो संबंध है वो क्या कहलाता है, आपका गाइगर व नटल का नियम। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हमने पढ़े हैं। एक अपन ने पढ़ा, ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या था, गाइगर व नटल का नियम। गाइगर व नटल का नियम साइंटिस्ट के नाम पर है। एक पढ़ा था हमने इससे पहले अल्फा कणों की परास के बारे में और उससे पहले नाभिक की विखंडन ऊर्जा के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।